नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रेप मास्टर बाय जीके 24 के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वैदिक काल यानी कि वैदिक एज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अपना सेकंड चैप्टर रहेगा। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो फिनिश कर दिया है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाइए और देख लीजिए। हम जैसे कि आप सबको पता है, हमने ये चीज़ दावा करा है कि आपको अगर हिस्ट्री अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो, आपको इसके अलावा कहीं और से सोर्स उठाने का नीड ही नहीं पड़ेगा। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी भी आपको वीडियोस मिलेगी, साथ ही में डिटेल में एक्सप्लेनेशन एकदम ईज़ी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो डेली वीडियोस देखा करो, जो भी आरएस की तैयारी कर रहा है या जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा हिस्ट्री पढ़ने के लिए एटलीस्ट तो। तो आज हम वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है? उसके एमसीक्यूज भी हो चुके हैं, उसकी सारी क्लासेस भी हो चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपकी क्वेरीज है वो सबके सब सॉल्व हो जाया करें। एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। साथ ही में जो यूट्यूब पे डेली वीडियोस आ रही हैं उसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड मिल जाया करेगी। वीडियो को एंड तक पक्का से देखना, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे कि आपका अच्छे से बाद में भी रिवीजन हो सके, आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, अपन वैदिक काल पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अपन दो पढ़े, मतलब जो वैदिक काल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। प्रॉपर वैदिक काल है वो 1500 बीसीई से 600 बीसीई तक है, ठीक है? 1500 बीसीई से 600 बीसीई तक है, जिसके अंदर 1500 से 1000 तक तो अर्ली वैदिक पीरियड है, मतलब शुरू का वैदिक पीरियड है, जिसके अंदर केवल और केवल हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ठीक है? जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके अंदर 1000 से 600 बीसीई तक है, जिसके अंदर हम बचे हुए तीन वेद पढ़ते हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से जानेंगे कि वैदिक सोसाइटी कैसी थी, क्या था, सब कुछ डीपली जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अर्ली वैदिक पीरियड की हर एक कंडीशंस को जानेंगे, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर वैदिक पीरियड की में जानेंगे। तो आज हम पूरा डिटेल में वैदिक पीरियड जानेंगे, ठीक है? ओके, तो चलो, सबसे पहले तो ये स्टार्ट कैसे हुआ है, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होना चालू हो गई थी तब आया था वैदिक। बहुत लोग कहते हैं कि वैदिक काल आने की वजह से, वैदिक काल आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई है, ठीक है? लेकिन ऐसा है नहीं है, ये आपको वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा। वीडियो को इसलिए एंड तक पक्का से देखना, साथ ही साथ अपने नोट्स पक्का बनाते हुए चलना, ठीक है? एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए। तो जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई तभी हमारा तब किसका स्टार्ट हुआ, वैदिक काल शुरू हो चुका था, ठीक है? वैदिक काल का क्या मतलब है, इसके अंदर जो इंडो आर्यंस हैं, ठीक है, वो इंडिया आ चुके थे। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है ना, वहां से वो इंडिया आ चुके थे। इंडिया में वो कहाँ सेटल हुए? पंजाब के अंदर, ठीक है? और वो इंडो आर्यंस थे, यानी कि वो इंडिया के आर्यंस थे, ठीक है? तो वो कहाँ सेटल हो गए? पंजाब के अंदर सेटल हो गए। ये आर्यंस कहाँ से आए हैं? नॉर्थ वेस्ट से आए हैं, और कहाँ सेटल हो चुके हैं? पंजाब रीजन में, अपने इंडिया के। वैदिक लिटरेचर का क्या मतलब है? देखो, वैदिक लिटरेचर है वो श्रुति, श्रुति यानी कि सुनना। जो वैदिक लिटरेचर है वो सुन के सीखा गया है, ठीक है, ना कि लिख के। वैदिक लिटरेचर का मतलब होता है श्रुति, यानी कि जो चीज सुनी जा सके, ठीक है, जिसको सुन के सीखा जा सके। इसके अंदर आपको डिवाइन, इटर्नल, जो कभी खत्म खत्म नहीं हो सकती, और ये कोई मैन मेड नहीं है, कोई इंसान नहीं बना रहा है इसको, ठीक है? ये कंसिडर है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चार चीजें हैं, देखो, एक तो है वेद। वेद के अंदर आते हैं, मतलब भजन हो गए, मंत्र हो गए, ठीक है, जो कि भगवानों को समर्पित करे हुए हैं, जैसे कि अग्नि, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे भगवान, ठीक है? वेद किन को समर्पित है? भगवानों को, जिसके अंदर भजन और मंत्र आते हैं। फिर आता है ब्रह्मनाश। ब्रह्मनाश के अंदर प्रोज टेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यानी कि अंतरे टाइप के प्रोज टेक्स्ट आते हैं, जिसके अंदर रिचुअल्स, यज्ञ, वो एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है? एक तरह का पैसेज मान सकते हो आप, जिसके अंदर क्या-क्या रिचुअल्स अपनाए जाते हैं, क्या कौन-कौन से यज्ञ कब-कब करे जाते हैं, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है ब्रह्मनाश में। फिर आता है अरण्यक्यास, ठीक है? अरण्यक्यास के अंदर फॉरेस्ट ट्रीटीज़ है। जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो है, ठीक है? इसके अंदर फिलोसॉफी को लेकर के बहुत ज्यादा रिचुअल्स हैं। फिर आते हैं, लास्ट है उपनिषद। उपनिषद एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि फोकस करता है आत्मा के ऊपर, ठीक है, मतलब रियलिटी के ऊपर, कि ये सच्चाई है उसके ऊपर, ठीक है, जो आत्मा है उसके ऊपर। तो चार टाइप की चीजें इसके अंदर, एक तो है वेद जो कि भजन और मंत्र हैं जो कि समर्पित है भगवान को, जैसे कि अग्निदेव, इंद्रदेव, ठीक है,
ब्रह्मनास के अंदर रिचुअल्स और यज्ञ कैसे करे जाते हैं वो दिखाए गए हैं। अरण्यकास के अंदर फॉरेस्ट डिटीज यानी कि फॉरेस्ट के देवता है उनको करा गया। उपनिषद के अंदर आत्मा और जो भी सच्चाई है, असली सच्चाई है उसको दर्शाया गया है। देखो 4 वेद हैं, इसमें जो सबसे अर्ली वेद पीरियड आता है उसके अंदर हम केवल ऋग्वेद पढ़ेंगे। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर 3 आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसके अंदर तो आपको पढ़ने को मिलेगा भजन, किसके लिए? भगवानों के लिए, ठीक है। यजुर्वेद के अंदर आपको पता चलेगा रिचुअल्स क्या क्या थे, सेक्रीफाइस क्या क्या थे, ठीक है। क्या क्या चीज, कौन से तप करने से भगवान प्रसन्न होते थे, ये सारी चीज आपको यजुर्वेद में पता चलेगी। सामवेद के अंदर आपको पता चलेगा कि म्यूजिकल चीजें पता चलेगी, ठीक है, कि कैसे कैसे गीत गाए जाते थे, कौन कौन सी मेलोडीज गाई जाती थी, ठीक है। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर हीलिंग हीलिंग प्रोसेस यानी कि इसके अंदर आप एक तरह से कह सकते हो जड़ी बूटियां, ठीक है। डॉक्टराइन की जितनी भी सारी चीजें वो आपको अथर्ववेद में मिलेगी, डोमेस्टिक रिचुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 वेद हैं, एक तो है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। ऋग्वेद आता है अर्ली वैदिक पीरियड में और ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 3 आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। ओके, तो जो वेद हैं, उनको कंपाइल्ड करा गया है, मतलब इकट्ठा करके जो बनाया है, वो बनाया है कृष्ण देवी प्यान वेद व्यास ने, ठीक है। दवई प्याना वेद व्यास जी हैं, उन्होंने इसको पूरा प्रॉपर कंपाइल करा है। लेकिन वेदों को कंपोज करने वाले आर्यंस हैं। आर्य का मतलब होता है नोबल इंसान, ठीक है, नोबल मैन वुमेन, जो सुपीरियर सबसे बड़े बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया है। एक आर्यन ने नहीं बनाया है, बहुत सारे आर्यनों के मिलने के बाद वेद बने हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी अगर आपने एमए के पेपर्स देखे होंगे तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि वो वेद है उनको कंपोज किसने करा है। तो उनमें 3-4 नाम थे, उस लास्ट में था कि डन बाय मेनी आर्यंस, तो ये बहुत सारे आर्यनों ने मिलकर के बनाए हैं, ठीक है। जो जो ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स कौन होते हैं? रचयिता, ठीक है। जो मेन होते हैं, मैन ही ऑथर होते हैं, फीमेल ऑथर नहीं होती है, ठीक है। जो मेन ऑथर हैं उनको कहते हैं सीर, उनको कहते हैं सीर, और जो वुमेन कंपोजर्स होती हैं उनको कहते हैं ऋषिकास, ठीक है। तो याद रखना, जो ऑथर होते हैं, जो मेन ऑथर होते हैं वो होते हैं सीर, और जो वुमेन कंपोजर होती हैं वो होते हैं ऋषिकास। जो वेद औरतों के द्वारा लिखी गई हैं उनको कहते हैं ऋषिकास, ठीक है। और जो वेद आदमियों के द्वारा यानी कि मेल के द्वारा लिखे गए उनको कहते हैं सीर। ओके, अब देखो एडिशनल टेक्स्ट जो कि श्रुति का पार्ट नहीं है, अपन वो देख लेते हैं। एक तो है वेदांग। वेदांग के अंदर आपको साइंस दिखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि वेदों से रिलेटेड है। फिर आता है स्मृति। स्मृति का क्या मतलब होता है? लॉ कोड, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, ठीक है। ये केवल याद रखी जाती है, दिखाई नहीं गई है। देन आते हैं फिर पुराण आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर माइथोलॉजी, लेजेंड्स, ये सारी चीजें। एपिक्स, जिसके अंदर एपिक कौन कौन से हैं? नेशनल एपिक्स 2 ही है, महाभारत और रामायण, ठीक है, इन टाइप की चीजें आती हैं, लेकिन ये श्रुति का पार्ट नहीं है। यानी कि ये श्रुति का पार्ट नहीं है, यानी कि ये केवल सुन के नहीं, देख के, लिख के सीखा जाता है, ठीक है। जो चीजें सुन के सीखी जाती है वही श्रुति का पार्ट है, और श्रुति का पार्ट हमने पढ़ लिया है, जैसे कि उपनिषद हो गए, ये सारी चीजें। देखो अब वेदों का क्या मतलब है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। ये ओरली यानी कि बहुत जनरेशन से, ठीक है, बहुत सारी जनरेशन से, बहुत सारी पीढ़ियों से सुन के सीखा गया है, ना कि देख के लिख के। ये सुन के सीखा जाता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखा जाता है, परंपरा चलती आ रही है इसकी, ठीक है। वेद के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक तो आता है नित्य यानी कि जो कभी खत्म ना हो, एक आता है प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां चला आ रहा है, ठीक है, जैसा पहले लोग करते थे वैसा अभी भी लोग करते हैं, वो चीज होती है प्रामाणिक। और होता है अपौरुषा, जो यानी कि ये लोगों ने नहीं बनाया है, ठीक है, वेद लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है। ओके, अब देखो सबसे पहला अपन जानते हैं ऋग्वेद। ये सबसे पहला वेद है जो कि अपन पढ़ेंगे अर्ली वेद के अंदर भी, ठीक है। अर्ली वेद और लेटर वेद की जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको उनकी सोसाइटी कल्चर कैसा था वो देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सबको अच्छे से समझाऊंगी। तो देखो ऋग्वेद जो कि सबसे पहला वेद है, इसको सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे सेक्रेड टेक्स्ट, सबसे पवित्र टेक्स्ट माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को, ठीक है। इसको एक तरह से ट्रेजरी और सेक्रेड चेंस भी बोला जाता है, यानी कि खजाना बोला जाता है मंत्रों का, ठीक है, मंत्रों का खजाना भी बोला जाता है इसको।
इसको एंशिएंट होली लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे गीत भी देखने को मिलेंगे जो अलग-अलग भगवानों को समर्पित हैं, जैसे कि अग्निदेव, इंद्रदेव, इन सबको। तो ऋग्वेद बहुत ही पुराना सबसे पहला वेद है। इसको खजाना बोला जाता है मंत्रों का, और ये होली लैंग्वेज में लिखा गया है, पुरानी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके अंदर मंत्र हैं, भजन है, जो कि अलग-अलग देवताओं को समर्पित करे गए हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, ऋग्वेद के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल मंडल्स को बोलते हैं बुक, ठीक है? टोटल 10 बुक्स है इसके अंदर, यानी कि ऋग्वेद टोटल 10 बुक से मिलकर के बनी है। टोटल 10 मंडल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। टोटल इसके अंदर भजन है, वो है 1028 1028 शुक्ताज़ है। ठीक है? टोटल वर्सेस यानी कि आपको जो इसके अंदर मंत्र देखने को मिलेंगे। देखो मंडल यानी कि टोटल बुक्स तो है 10, ठीक है? टोटल इसके अंदर जो भजन है वो है 1028 भजन है। टोटल जो मंत्र हैं, ठीक है? जो मंत्र हैं वो है 10,552 के आसपास। जो ओल्डेस्ट मंडल है, यानी कि जो सबसे पुरानी बुक है, वो है 2nd और 7th। इनको फैमिली मंडल कहा जाता है। सेकंड से लेकर के 7, यानी कि दूसरी से लेकर के 7वीं तक जो ये जो है, ये सबसे पुरानी मंडल है, और सबसे एंड में जो बनी है वो बनी है 1st और 10th मंडल। पहली और 10वीं जो बुक है वो सबसे एंड में बनी है और सबसे पुरानी है दूसरी से लेकर के 7वीं तक। और जो दूसरी से लेकर के जो 7वीं तक के मंडल्स हैं उनको बोला जाता है फैमिली मंडल, ठीक है? ओके, परिवार बोला जाता है एक तरह से इनको। अब देखो ऋग्वेद की हम कुछ-कुछ चीज़ें देख लेते हैं। थर्ड बुक के अंदर क्या दे रखा है? जो थर्ड मंडल है उसके अंदर बहुत ही सेक्रेड चैन्स आपको देखने को मिलेंगे लाइट के, ठीक है? इनको लिखा गया है पवित्र ऑल से बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। जो थर्ड बुक है वो सूर्य भगवान को, जो थर्ड बुक है उसके अंदर मंत्र हैं, किनको लेकर के मंत्र हैं? लाइट को, रोशनी को लेकर के। और ये समर्पित है सूर्य भगवान को, ठीक है? जो कि सूर्य उदय का भगवान माने जाते हैं, ठीक है? सूर्य उदय के भगवान। ये है थर्ड बुक। 7th बुक है जिसके अंदर 10 राजाओं का जो लड़ाई थी, 10 राजाओं का जो युद्ध था जिसको बोलते हैं दश रंजन युद्ध, वो दे रखा है। 7th बुक के अंदर है 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है? ये बैटल थी एक तो भरत क्लैन के बीच में और 10 राजाओं के बीच में, ठीक है? इन 2 के बीच में ये बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी। ये दे रखा है 7th मंडल के अंदर। देखो जो 8th बुक है यानी कि जो 8वां मंडल है उसके अंदर अलग-अलग वुमेन स्कॉलर्स के बारे में दे रखा है कि एक तो है जो सॉन्ग ऑफ जॉय जो गाती है उनको कहते हैं घोषा, ठीक है? जो वर्ड्स लिखी थी वो है सिक्ता। जो डॉन मेडल है वो है अपाला, जो मुद्रा वॉइस है जिनकी वो है लोपामुद्रा, और इनसाइड के जिन्होंने भजन गाए वो हैं कक्षावृत्ति, ठीक है? तो इन जो ये वाइस जो बुद्धिमान एकदम अच्छी ये जो नोबल वुमन थी उन स्कॉलर्स के बारे में दे रखा है 8वीं बुक के अंदर। जो 9th बुक है उसकी बुक पूरी की पूरी डिवोटेड है एलेक्साइ, जो कि क्या माना जाता है, एक ड्रिंक माना जाता है, एक तरह से शराबी मान लो, एक तरह से ये ड्रिंक है, पवित्र ड्रिंक है ये, ठीक है? जो कि रिचुअल्स के अंदर यूज़ करा जाता है, रिचुअल्स के टाइम पर पिया जाता है। इसके बारे में दे रखा है 9th बुक के अंदर, ठीक है? अब देखो 10th बुक के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है पुरुषुक्ता, यानी कि 4 सोशल ग्रुप के बारे में इसके अंदर दे रखा है। 10वीं बुक के अंदर 4 ग्रुप के बारे में जो अभी भी चलते आ रहे हैं, 4 सोशल ग्रुप जो कि हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वो होते हैं जो नॉलेज कीपर होते हैं, यानी कि जो साधु संत होते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो अभी जो उन पे खड़े हैं ना, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारी रक्षा करने के लिए, वो है क्षत्रिय, यानी कि हमारे प्रोटेक्टर। वैश्य कौन होते हैं? ट्रेडर्स, जो काम-काज करते हैं, वो होते हैं वैश्यास। ठीक है? जो शूद्र होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो तो होते हैं वैश्य, और जो काम करते हैं, वो होते हैं शूद्र। ठीक है? तो ये 4 सोशल ग्रुप हैं, वो दे रखा है 10वीं बुक के अंदर। ठीक है? एक है नसादिया सूक्त, ये तो था पुरुषक सूक्त। एक है नसादिया सूक्त, जो कि एकदम डीप थॉट्स हैं, जो भी डिवोशंस को लेकर के, कि ये जो यूनिवर्स चालू हुआ है, वो कैसे बना है? उनको लेकर के जो भी सवाल हैं, उनके उत्तर दे रखे हैं नसादिया सूक्त के अंदर। ठीक है। अब देखो फिर रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें जो कि आता है अपना सेकंड सेक्शन। ठीक है कि वर्शिप देखो अग्नि को पूजा जाता है जो कि किसके आग के देवता माने जाते हैं। इंद्र को पूजा जाता है जो कि फाइटर के देवता माने जाते हैं। एक है सोम जो कि बेवरेज इसके देवता माने जाते हैं। ठीक है।
अब यज्ञ प्रीस्ट कौन होते हैं? जो वो इनको होत्री भी बोला जाता है। जो यज्ञ प्रीस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? होत्री, ठीक है? जो भजन बोलते हैं ना रिचुअल्स करते टाइम, यज्ञ करते टाइम जो भजनों को बोलता है वो होता है होत्री, ठीक है? सोम का सोर्स क्या है? तो ये माना जाता है कि ये मुजावंत माउंटेन से आया है, ठीक है? कहाँ से आया है? मुजावंत माउंटेन से लिया गया है सोम। फिर अलग-अलग चीज़ें अपन देखें तो देखो उपवेद है, वो किससे एसोसिएटेड है? जो उपवेद है वो आयुर्वेद से एसोसिएटेड है, ठीक है? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मेडिसिन, कि इंसान ठीक कैसे हो, ठीक है? इसके अंदर साइंस आपको देखने को मिलेगी। तो जो उपवेद है वो आयुर्वेद से एसोसिएट है। ओरल ट्रेडिशन, ठीक है? ये सुन कर के पास करा गया है, इसीलिए ये श्रुति के अंदर आता है, याद रखना, ठीक है? इसको लिखने से पहले इसको सुन कर के सीखा गया है, बाद में लिख कर के सीखा गया है। फिर अगर अपन बात करें कल्चरल वैल्यू की, ठीक है? तो इसके अंदर आपको वैदिक फेथ्स हो गया, रिचुअल्स हो गया, सोसाइटी के बारे में ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से देखने को मिलेगी, जो हम डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की उसमें अपन जान लेंगे, ठीक है? ठीक है। देन कम्स यजुर्वेद, ठीक है? यहाँ से आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड। इसके अंदर आपको बहुत सारी सेक्रेड पवित्र सेरेमनीज़ देखने को मिलेगी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें हैं जो करी जाती हैं उनके लिए, ठीक है? रिचुअल्स, सेरेमनीज़ जो भी ऑफर करी जाती हैं, उनके ऊपर इसके अंदर दे रखा है यजुर्वेद के अंदर, ठीक है? इसको मोस्टली एकदम सीधी टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है? इसके बहुत कुछ पार्ट्स हैं जो पोएटिक फॉर्म में दे रखे हैं, वरना पूरा का पूरा एकदम टेक्स्ट फॉर्म में है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो है डार्क यजुर्वेद यानी कि कृष्णा, एक है लाइट यजुर्वेद यानी कि शुक्ल, ठीक है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अपन पढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष है ये डार्क यजुर्वेद, इसका मतलब क्या है? कि एकदम सिंपल टेक्स्ट दे रखा है और पोएटिक वर्ड्स दे रखा है। और लाइट यजुर्वेद यानी कि जो शुक्ल है, केवल और केवल आपको इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, कोई भी गीत, भजन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? साथ ही में ये यजासेनी कलेक्शन वजासेनी कलेक्शन का भी बोला जाता है, ठीक है? ओके, इसके अंदर आपको यजुर्वेद के अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कि जीरो किसने बनाया था। आपको ये भी देखने को मिलेगा यानी कि सोचो साइंस आपको देखने को मिलेगी। रिचुअल प्रीस्ट यहाँ पर इनके जो रिचुअल प्रीस्ट होते हैं, जो यज्ञ वगैरह कराते हैं, जो यहाँ के जो साधु होते हैं, उनको बोला जाता है अधवार्य। ठीक है? याद रखना इसको अच्छे से। जो यजुर्वेद के अंदर जो भी यज्ञ करवाते हैं, उनके जो प्रीस्ट होते हैं, उनको बोला जाता है अधवार्यु, ठीक है? जो वो होता है अधवार्यु, जो भी सेरेमोनियल चीज़ें हैं, वो परफॉर्म करवाते हैं। ये किस उपवेद से लिंक्ड है? ये है धनुर्वेद से। तो यानी कि जो ऋग्वेद था, वो तो था आयुर्वेद से। जो उपवेद सॉरी जो वो था, क्या कहते हैं, ऋग्वेद था, वो तो आयुर्वेद से लिंक था। जो यजुर्वेद है वो धनुर्वेद से लिंक है, यानी कि इसके अंदर आपको स्किल नॉलेज देखने को मिलेगी मेडिसिन वगैरह इन सारी चीजों की, ठीक है? देन आता है सामवेद जिसके अंदर आपको एकदम भजन गीत ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसका ऋग्वेदिक हाइम से ओरिजिन हुआ है, ठीक है? इसको जो ऋग्वेद के अंदर जो भजन है ना, वहां से इनको लिया गया है, ठीक है? साथ ही में इसके अंदर आपको इंडियन म्यूजिक और सिंगिंग ट्रेडिशंस देखने को मिलेगा कि पहले म्यूजिक कैसा चलता था, सिंगिंग ट्रेडिशन क्या था। सामवेद का मतलब ही क्या होता है? साम का मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है? सॉन्ग, सांग सब कुछ सेम ही है। ओके, रोल क्या है इसका रिचुअल के अंदर? तो ये उदगात्री प्रीस्ट हैं, वो यूज करते हैं इसको वैदिक रिचुअल्स के टाइम पर, ठीक है? ये बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा है। इन चार चार जो वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, उन चारों में सबसे छोटा वेद ही है सामवेद, ठीक है? इसके अंदर आपको डिवाइन कनेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि जो लॉर्ड कृष्ण जी हैं, उनका सबसे फेवरेट, सबसे चाहीता वेद यही है सामवेद। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को भी गीत बहुत पसंद थे। और जो ये जो वेद है, जो सामवेद है, वो किससे एसोसिएटेड है? वो है गंधर्व वेद से। गंधर्व वेद किसके ऊपर फोकस करता है? म्यूजिक और आर्ट्स के ऊपर, ठीक है? तो गंधर्व वेद और सामवेद एकदम सेम है। उसी तरह से अपन ने देखा था कि ऋग्वेद और आयुर्वेद एकदम सेम है। साथ ही में आपने देखा था यजुर्वेद और धनुर्वेद एकदम सेम है। फिर आता है लास्ट वेद जो कि है अथर्व वेद। इसके अंदर आपको स्पेल्स, बुक ऑफ स्पेल्स, यानी कि इसको अपन अथर्व वेद को और नामों से जाना जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है माही वेद, यानी कि जो कि धरती से कनेक्ट हो, ठीक है? माही वेद भी बोला जाता है इसको।
इसको बोला जाता है अथर्ववेदीय वेद। इसको बोला जाता है भेषयज्ञ वेद, जो कि हीलिंग, मेडिसिन, ये सारी चीजें आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नेचर से कनेक्ट है एकदम, यानी कि अपनी धरती से कनेक्ट है। ठीक है, ये एकदम प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा, ये इन चारों वेदों में जो सबसे प्रैक्टिकल होकर के चलता है वो है अथर्ववेद, क्योंकि इसके अंदर आपको मेडिसिन कैसे प्रयोग करी जाती है, किस टाइम पर क्या चीजें दी जाती है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगी। साथ ही में इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी डिजीज है वो कैसे सही हो सकती है, कोई भी बैड लक है, मतलब किसी का गलत गंदा वो चल रहा है, लक चल रहा है, तो उसको कैसे सही करा जाए, सारी चीजों का ज्ञान आपको देखने को मिलेगा अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको हीलिंग, क्योंकि मेडिकल जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको कौन से पेड़ पौधे किस किस बीमारी के लिए यूज करे जाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अथर्ववेद में। अगर आपको इन सब चीजों के अलावा टाइम मिले तो एक बार वेदों को जरूर पढ़ना, आपको उनसे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, साथ ही में ये रेफरेंस है ब्लैक मैजिक और रिलेटेड, जो काला जादू होता है ना, वो भी आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ब्रह्मा, जो इसके अंदर जो पुजारी होते हैं उनको बोला जाता है ब्रह्मा। ठीक है, और ये जो उपवेद से रिलेटेड है वो है शिल्प वेद। शिल्प वेद के अंदर आता है इंजीनियरिंग, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, तो उससे रिगार्डिंग, उससे एकदम टच में है अथर्व वेद। ठीक है, अब देखो जो वेद है और जो उनके एसोसिएटेड ब्राह्मण है वो अपन देख लेते हैं। तो जो जो ऋग्वेद है उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण होते हैं वो होते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, एक है कौशिकी ब्राह्मण। जो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण है वो तो है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, यजुर्वेद के अंदर आता है शतापथा ब्राह्मण, जिनको शुक्ल वाले, जो शुक्ल के लिए होते हैं, एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कृष्ण के लिए होते हैं। अथर्ववेद के अंदर आते हैं गुप्ता ब्राह्मण। साथ ही में सामवेद के अंदर आते हैं एक तो पंचविंशा ब्राह्मण, एक है सदविंशा ब्राह्मण, एक है जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो अरण्यक्यास क्या होते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट टेक्स्ट होते हैं उनको बोला जाता है अरण्यक्यास। ठीक है, फॉरेस्ट टेक्स्ट है तो ये कहाँ से लिए गए, फॉरेस्ट से लिए गए, फॉरेस्ट में बैठ कर के लिखे गए हैं। किनके लिए लिखे गए, जो फॉरेस्ट में रहने वाले साधु होते हैं उनके लिए लिखे गए। ठीक है, इनका क्या रोल है, ये लिंक है किनके बीच में, रिचुअल प्रैक्टिस और फिलोसॉफिकल आइडियाज के बीच में लिंक का काम करते हैं। ये सिंबलाइज करते हैं, ये फोकस करते हैं सिंबलिज्म के ऊपर, मेडिटेशन, क्योंकि जो भी फॉरेस्ट में जाता है वो उनका काम एक ही होता है, मेडिटेट करने का खुद को। ठीक है, और यज्ञ को बहुत अंदर गहराई से समझने का काम होता है अरण्यक्यास का। ठीक है, फिर आता है उपनिषद। उपनिषद का क्या मतलब है, यानी कि गुरु के एकदम साइड में बैठो, गुरु शिष्य का जो ट्रेडिशन है वो चलता आ रहा है उपनिषद में। ठीक है, कि गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, वो होता है उपनिषद। इसको वेदांत भी बोला जाता है, यानी कि मीनिंग द एंड और कोर एसेंस ऑफ द वेद। ठीक है, यानी कि वेदों का गहरी तरह से ज्ञान प्राप्त करना, वो होता है उपनिषद। टोटल 108 उपनिषद है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोटल हमारे यहाँ पर 108 उपनिषद है बुक में। इसके अंदर ये पता है किसके ऊपर, जो अंधा तरह से लोग विश्वास करते हैं ना रिचुअल के ऊपर, उनको उनको मना करता है करने को। ठीक है, जो चीज सही है वो करो, जो अंधी तरह से लोग लग जाते हैं वो करने को मना करता है। ठीक है, कोर कंसेप्ट देखा जाए तो ये आत्मा के ऊपर मानता है, ये सुप्रीम रियलिटी के ऊपर मानता है, ये कर्मा के ऊपर मानता है, और ये रीबर्थ पे मानता है। कर्मा यानी कि जो जो जैसा करेगा उसको वैसा इसी जन्म में मिलेगा। रीबर्थ यानी कि जो जैसा करेगा, जिसके साथ जैसा गंदा करेगा, अगले टाइम उसका वैसा ही बर्थ होगा। तो ये रीबर्थ में भी विश्वास रखता है। देखो इंपॉर्टेंट उपनिषद पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से हैं, एक तो है कठोपनिषद, जिसके अंदर यामा और जो नचिकेत है उनके बीच में जो डायलॉग हुए थे, यानी कि उनके बीच में जो डायलॉग्स बाजी हुई थी, वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही में ये रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई भी रिचुअल्स उनको मत मानो। देन आता है कि जबल उपनिषद। ठीक है, इसके अंदर 4 आश्रम दे रखे हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, एक है वनस्प्रसा और एक है संन्यास। ठीक है, 4 आश्रम दे रखे हैं जबल उपनिषद के अंदर। एक है छंदोग्य उपनिषद, ये सबसे पहला मेंशन, इसके अंदर सबसे पहले मेंशन है कृष्ण के बारे में। और कृष्ण के बारे में भी क्या मेंशन है कि ये देवकी के पुत्र हैं। जो सबसे पहली बुक है जिसके अंदर दे रखा है कि कृष्ण जी देवकी के पुत्र हैं, वो है चंदोग्य उपनिषद। ठीक है, चंदोग्य उपनिषद के अंदर मेंशन है कि कृष्ण जी देवकी के पुत्र हैं। पंचशील, जो बुद्धिज्म के जो 5 शील, वो इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, एक है मुंडका उपनिषद,
इसके अंदर फेमस कोट है जो कि है सत्यमेव जयते, ठीक है, यानी कि सबसे विजयी होता है, सत्य ही सबसे ऊपर होता है, विजय होता है। ये आपको देखने को मिलेगा मुंडिका उपनिषद में। एक है तैत्तिरीय उपनिषद जिसके अंदर माना गया है एजुकेशन और एथिक्स उनके ऊपर दे रखा है ये। तो देखो सोचो इतने सारे, और जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक, ठीक है, जो बृहदारण्यक है वो सबसे सबसे बड़ा उपनिषद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है, और भी 108 उपनिषद है टोटल, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, ठीक है। देखो एक है वसुधावा कुटुंबकम। वसुधावा कुटुंबकम का क्या मतलब होता है, यानी कि द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। जो ये पूरा संसार है ये एक फैमिली है, ठीक है। आप इन पूरी क्लास में कंफ्यूज मत हो जाना, हम वेद को बहुत डीपली समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अर्ली वैदिक में कैसा सिस्टम था वो जानेंगे, लेटर वैदिक में कैसा सिस्टम था वो डीपली जानेंगे। अभी आप वेदों पे ध्यान दो कि क्या क्या चीजें हैं, हम किनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो वसुधाविव कुटुंबकम है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पूरी जो संसार है वो एक फैमिली है। ये महा उपनिषद के अंदर दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में किसके अंदर दे रखा है, महा उपनिषद के अंदर। साथ ही में ये भाईचारा को प्रमोट करता है और पूरे संसार में शांति रहे ये प्रमोट करता है, ठीक है। एक है प्रश्ननेत्रिया, यानी कि 3 पिलर्स इंडियन फिलोसॉफी के, जिसके अंदर आते हैं उपनिषद, भगवत गीता, और एक आता है ब्रह्म सूत्र, ठीक है। उपनिषद जो कि सुन के सीखा जाता है, भगवत गीता जो कि याद रखा जाता है, और ब्रह्म सूत्र जो कि आती है फिलोसॉफिकल कमेंट्री, ठीक है। 3 चीजें जो 3 पिलर है अपनी इंडियन फिलोसॉफी के, वो है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। वेदांग का क्या मतलब होता है, तो वेदांग का मतलब होता है वेदों, मतलब लिम्ब है ये वेदों की, यानी कि वेदों को संभालने का जो काम करता है वो है वेदांग, ठीक है। 6 सपोर्टिंग डिसिप्लिन डिजाइन टू एड इन अंडरस्टैंडिंग। टोटल 6 सपोर्टिंग ऐसी 6 चीजें हैं जो हमें समझाती है कि इसको समझो, रिसाइट करो, पढ़ो, परफॉर्म करो वैदिक टेक्स्ट को। ये टोटल 6 चीजों के बारे में समझाता है। ये माना जाता है कि ये इमर्ज हुआ था 1000 बीसीई के आसपास से, ठीक है। साथ ही में प्रिजर्वेशन की जो भी ज्ञान है, जो अपना वैदिक लिटरेचर उसको संभाल के रखो, ठीक है। साथ ही में वैदिक लिटरेचर को हर जगह काम में लो, ये हमको ये सर मेन रोल होता है। ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी बात करें या फिर ये रहने दो, टोटल जो वेदांग है वो टोटल 6 होते हैं, ठीक है। वेदांग में पढ़ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो है शिक्षा, ठीक है, 6 वेदांग है टोटल। शिक्षा जिसका मतलब होता है फोनेटिक्स, ठीक है। अब फोनेटिक्स शिक्षा, अपने मुंह के अंदर जो उसका सिंबॉलिक पार्ट है वो है माउथ, अपना मुंह, अपनी आवाज, ठीक है। वो शिक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक पार्ट है, उसका मतलब होता है फोनेटिक्स, यानी कि जो टीचेस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये हमको बताता है कि सही शब्दों का सही शब्द बोलो। इनोटेशन साउंड क्या है मंत्र के, ठीक है। देन आता है कल्प। कल्प का मतलब होता है अपने हाथ, आर्म्स, ठीक है। ये अपन को अच्छा कर्म करना चाहिए एक तरह से, ठीक है, रिचुअल्स करवाना। देन आता है व्याकरण यानी कि ग्रामर, वो भी अपने माउथ और स्पीच को लेकर के है। देन आता है निरुक्ता यानी कि एथमोलॉजी, यानी कि अपने कानों को लेकर के कि अच्छा सुनो, ठीक है। फिर आता है चंद, चंद यानी कि अपने पैर, ठीक है, कि अच्छी जगह कदम रखो अपने। फिर आता है ज्योतिष यानी कि अपनी आंखें, ठीक है, जिसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये टोटल 6 वेदांग है। फिर आता है पुराण। पुराण टोटल है वो है 18 पुराण, ठीक है। इसके अंदर आपको एंशियंट टाइम की स्टोरीज देखने को मिलेगी। आपको इसको इसको जो कंपोज करने वाले हैं वो है, एक तो है उग्रशर्वा, एक तो है लोमा हर्षल। इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है, कंपोज करा है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर डायनेस्टिक और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में दे रखा है। साथ ही में ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है, लेकिन बस सबसे मेन जो चीज है वो दो है, कि एक तो इसमें टोटल 18 पुराण है और इनको बनाने वाले लोमा हर्षण और उग्रशर्वा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पुराण कौन कौन से हैं, एक तो है मत्स्य पुराण जिसके अंदर शुंगा और सतवना डायनेस्टी के बारे में डिटेल से दे रखा है। दूसरा है विष्णु पुराण जो कि इंफॉर्मेशन देता है मौर्य डायनेस्टी की। तीसरा है वायु पुराण जो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताता है। एक है मरकंडा पुराण जो कि दुर्गा सप्तशती, जो सप्तशती है उनके बारे में देता है, मरकंडा पुराण। स्मृति लिटरेचर यानी कि जो याद रखा जाता है, श्रुति जो सुना जाता है, ठीक है, स्मृति जो कि याद रखा जाता है वो होता है स्मृति। तो श्रुति और स्मृति में कंफ्यूज मत होना। स्मृति का मतलब होता है जो भी चीज तुम
जो भी चीज, श्रुति का मतलब होता है सुनना, स्मृति का मतलब होता है जो भी चीज तुमने सुनी है उसको याद रखना, वो होता है स्मृति। ठीक है, इसके अंदर आपको रिलीजियस लीगल टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है वो सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है जो कि याद रखी गई है, सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है मनुस्मृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी स्मृति कौन-कौन सी हैं? जो कि मनुस्मृति जिसके अंदर कास्ट के बारे में दे रखा है, सोशल के बारे में दे रखा है, ठीक है? एक है एक है यज्ञवल्क्य स्मृति जिसके अंदर लीगल और रिलीजियस ड्यूटीज़ के बारे में दे रखा है। एक है नरद स्मृति जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्लेव्स की जो काम करने वाले होते हैं, उनके पास क्या राइट और क्या फ्रीडम होता है। एक है कात्यायन स्मृति जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रॉपर्टी लॉज़ इन सारी चीज़ों के बारे में दे रखा है, और सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है मनुस्मृति, याद रखना। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट भी है एक जर्मन फिलोसोफर का जिसका नाम है नेत्से। उन्होंने कहा है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। तो सोचो मनुस्मृति कितनी अच्छी होगी कि उन्होंने कहा है कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। ठीक है, अब देखो वैदिक आर्यन्स की अगर अपन बारे में बात करें, तो जो वैदिक आर्यन्स हैं, ये पीपल जो जिन्होंने वेद बनाए उनको कहते हैं वैदिक आर्यन। ठीक है, जो पर्टिकुलर क्या बनाया इन्होंने, ऋग्वेद बनाया। ठीक है, लिंग्विस्टिक रूट माना जाए तो एक ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है। लैंग्वेज और कल्चर की बात करें तो ये संस्कृत बोलते हुए आया बहुत शुरू से। डिस्टिंक्शन की बात करें तो ये हड़प्पा से जो कि नॉन आर्यंस है, ठीक है, उनका पीछा करते करते उनसे भी पहले से है, सोच सकते हो। जो हड़प्पा के अंदर जो नॉन आर्यंस है उनसे भी पहले से है ये। ओरिजिनल इनका जो बोला जाता है जो सदर्न रशिया से लेकर के जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है वहां से आए हैं और इंडिया के अंदर सेटल हो गए थे जिन, और अगर अब देखो ये बाहर से आए तो ये आर्यंस है, इंडिया में आ गए तो ये इंडो आर्यंस बन गए। ठीक है, और कब इनको इंडो आर्यंस बोलने लग गए, जब ये माइग्रेट हो गए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, यानी कि पंजाब वाली साइड। ठीक है, माइग्रेशन कैसे हुआ है कि माना जाता है कि बहुत ही सारे लोग एक साथ आ गए थे जो कि एक ही नया कस्टम को फॉलो करते करते, लैंग्वेज को फॉलो करते करते, नए टूल्स को फॉलो करते करते यहाँ पर आ गए थे। कल्चरल लिंक की बात करें तो ये एंड्रोनोवो कल्चर से वो है, ठीक है, लिंक है, किससे है? एंड्रोनोवो कल्चर से, जो कि साउथ साइबेरिया का कल्चर है और ये 2000 बीसी के आसपास का कल्चर है। एंट्री रूट, ये इंडिया के अंदर कहाँ से आया है? नॉर्थ से आए होंगे, हिंदू कुश माउंटेन से आए होंगे, ठीक है, ये माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो ये पेंटेड ग्रेव है, ठीक है, ये पोट्री वगैरह सारी चीजें बनाते थे मार्क्स के तौर पर। ओके, सपोर्टिंग फीचर्स की बात करें तो एक तो है फायर रिचुअल, ठीक है, जो कि आपको वैदिक प्रैक्टिसेस में एकदम आम देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिल जाएगा। देन है हॉर्स रीमिंग, यहाँ पर एविडेंस मिला है घोड़ों का भी। ठीक है, इसका मतलब माना जाता है कि जो ये आर्यन यहाँ पर थे। एक तो है स्पोक्ड व्हील्स, ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पर चैरिट रथ होते थे। एक है क्रिमेशन, ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पर बरिल प्रैक्टिसेस होती थी, यानी कि लोगों को दफनाया जाता था और जलाया जाता था, वो वाली प्रैक्टिसेस वहां पर होती थी। लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो वैदिक संस्कृत है वो डोमिनेंट लैंग्वेज बन चुकी थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, जैसे इंडो आर्यंस आए थे वो स्टार्टिंग से संस्कृत बोलते थे, तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो एकदम सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपरी लैंग्वेज बन गई थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। कौन सी? संस्कृत। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। अब देखो लिंग्विस्टिक एविडेंस हमको क्या मिला है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो संस्कृत टर्म मिला है जिसका मतलब है पितृ, जिसको बोला जाता है फादर, एक है मातृ, मातृ जिसको बोला जाता है मम्मी, मदर। ठीक है, इसी तरह से लैटिन वर्ड्स में पेटर बोलते हैं। तो देखो लिंग्विस्टिक एविडेंस में अपन को क्या देखने को मिलता है कि इधर जब ये नॉर्थ वेस्ट में आ गए थे तो ये यहाँ पर हम संस्कृत में पितृ बोलते हैं जिसका मतलब है फादर। वहीं पर लैटिन वर्ड में फादर को पेटर बोलते हैं और मदर को यहाँ पर मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर मैत्री बोलते थे, तो इसलिए हमको पता चलता है कि ये वहां से आए हुए हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है, जो कि अपन को समझ आ चुका है कि पितृ संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब फादर है और लैटिन वर्ड में इसको पेटर बोलते हैं। मातृ जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब मदर है, जिसको लैटिन वर्ड में मैटर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें थी वैदिक पीरियड की। ठीक है, कि वैदिक पीरियड में 4 हैं जो अपन पढ़ेंगे अच्छे से। अर्ली वैदिक पीरियड अपन कल की वीडियो में कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कवर अप करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड। वीडियो को एंड तक पक्का से देखा करो। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी एक्स वाई जी जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखा करो। कमेंट में भी नहीं करते हो तो एटलीस्ट टेलीग्राम लिंक तो करा करो, जिससे कि जो भी क्वेरीज है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने डाउट्स क्लियर करके चलना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और यही चीज मैं बार बार कह रही हूँ,
वीडियो ये जो नोट्स हैं, ये जो वीडियो है, इसके अलावा आपको हिस्ट्री का सोर्स उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपका इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होगी, उसकी भी मैं अलग से डेली हर बार वीडियो बना दिया करूँगी, वो भी आपको मिल जाया करेगी। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करो वीडियो। लास्ट अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखा है, तो वो पक्का देख लो। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हम इतनी अगर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है? जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकता है, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा और अगर आप B10 कोड यूज़ करते हो, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जो भी नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो में इंटरेस्ट आने लग गया होगा, समझ में आने लग गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में समझा रहे हैं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू ऑल।